परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र नागर। क्लास 10th का टॉपिक 6 चैप्टर जिसका नाम है केंद्र सरकार, ये आज हम पढ़ेंगे। और मैं सबसे पहले आप सभी को नमस्कार करूंगा और आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम लोग कोरोना से लड़ाई और आरएससी के साथ पढ़ाई, तो ये हमारी एक टैगलाइन है। तो उसके द्वारा हम आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं और इसमें हम आपसे ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आरएससी नहीं अन्य विद्यार्थी भी उसका लाभ उठा सकें। सो प्लीज़ इस बात पे ज़रा गौर कीजिएगा, साथ दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। काम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज हम जो एसएस का टॉपिक है 10th क्लास का, और टॉपिक का नाम है केंद्र सरकार। तो देखिए, सबसे पहले अपन केंद्र सरकार, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको इस बात से अवगत हो जाना चाहिए कि ये है तो 10th क्लास का टॉपिक, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन लेवल तक काम देगा और बहुत ही अच्छे से आपकी बुक के अंदर ये दिया हुआ है और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस लेवल से दे सकें। तो देखिए, केंद्र सरकार यहाँ पर हमारे पास आया है। केंद्र सरकार एक्चुअल में इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो आती है सरकार, और सरकार के साथ में लगा हुआ है केंद्र। इसका मतलब ये है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें सरकार दो प्रकार की दी हुई है, एक केंद्र सरकार और एक होती है राज्य सरकार। एक सरकार है आपके राज्य सरकार, लेकिन वर्तमान में हमारे 6 जो चैप्टर है उसके अंदर हमको सबसे पहले पढ़ना है केंद्र सरकार। तो हमें सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से शुरू करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट से शुरू करते समय हमको सबसे पहले ये याद रखना है कि आप जब इस टॉपिक को क्लियर करेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में गवर्नमेंट होती क्या है, सरकार क्या होती है, सरकार क्या है। तो यहां देखिए आप, सरकार, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सरकार क्या है। तो सरकार का अर्थ, सरकार का अर्थ यदि हम लें तो इसमें हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि देखो, इसे एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने कोई वर्क करना है तो ऑब्वियसली सी बात है हम उसको अंजाम देते हैं हमारे शरीर के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं वो सबसे पहले जन्म लेता है हमारे मन में, हमारी आत्मा में, हमारे भाव के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें एक होते हुए भी एक दूसरे से क्या हैं, अलग हैं। यानी कि राज्य और सरकार, ये दो चीज़ों में आपको फर्क करना है। राज्य, सरकार, राज्य और सरकार, इन दो चीज़ों में आपको फर्क करना है। यहां देखिए, राज्य आपकी आत्मा है और सरकार होती है शरीर। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये राज्य हमको दिखाई नहीं देता है, जैसे कि जस्ट लाइक राजस्थान सरकार। तो राजस्थान सरकार आपको दिखाई देती है, लेकिन राजस्थान स्टेट आपको कहीं भी एक भौतिक कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप उससे ना कुछ कह सकते हैं, ना कुछ उसको सुन सकते हैं, ना ही आप उसका विरोध कर सकते हैं। तो उस तरह की स्थिति में राज्य और सरकार अपने आप में क्या है, भिन्न भिन्न है। इस तरह से हमको लेना है कि सरकार क्या है। तो सरकार देखिए वो वस्तु है, सरकार एक ऐसा टूल है जो राज्य के अमूर्त रूप को कैसा रूप प्रदान करती है, मूर्त। राज्य के अमूर्त रूप को मूर्त रूप प्रदान करती है। राज्य के अमूर्त रूप को मूर्त रूप प्रदान करती है, उसे हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। तो ये आपका सबसे पहला टॉपिक क्लियर हुआ था। तो इसमें आपको परिभाषा ये लिखनी है, इतनी ही परिभाषा आपको देनी है। परिभाषा के रूप में आपको यही लिखना है, यदि कोई पूछ ले कि सरकार वह है जो राज्य के अमूर्त रूप को मूर्त रूप प्रदान करता है। ये आपका एक टॉपिक क्लियर होता है। यहाँ पर सरकार किसे कहते हैं या केंद्र सरकार क्या है।
अब हमें सेकंड टॉपिक के अंदर आना है और उसमें है कि सरकार के अंग। तो ये तो आपको पहले से ही पता होगा, सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे पहला आता है व्यवस्थापिका, इसके बाद में कार्यपालिका, और न्यायपालिका। ये 3 चीजें आपके सामने हैं, सरकार के 3 अंग हैं। अब इन तीनों अंगों को हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम जिस अंग को डिस्कस करेंगे वो होगा अपना फर्स्ट, किसको बोलेंगे? अपन व्यवस्थापिका। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं व्यवस्थापिका के बारे में। अब व्यवस्थापिका की यदि बात करें तो व्यवस्थापिका को भारत के अंदर 2 नामों से जाना जाता है, क्योंकि देखो एक तो होता है राज्य और एक होता है केंद्र। तो राज्य के अंदर तो इसे जानते हैं किस नाम से? किस नाम से जानते हैं? विधानसभा का नाम आपने सुना होगा, लेकिन विधानसभा विधायिका का एक पार्ट है। तो यहां जानते हैं हम इसको विधायिका, विधायिका के नाम से जानते हैं, और यहां पर जानते हैं उसको संसद के। ये 2 आपके मैटर आपको मिलेंगे। तो आपको अभी जिसको पढ़ना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसको? केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार में व्यवस्थापिका के नाम से हम किसको जानते हैं? संसद को। तो सबसे पहले अपन किसका अध्ययन करेंगे? संसद का। संसद देखिए, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, आपको पता है। 26 नवंबर 1949 को वो बनकर तैयार हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उसमें मेन योग्यता रही थी, योग्यदान रहा था उनका। और वहाँ उन्होंने उसको इस तरह से सेट किया था कि हर एक संस्था के लिए, हर एक काम के लिए उन्होंने एक अलग से परफॉर्मा तैयार किया था, जिसको अपन बोलते हैं अनुच्छेद। तो संसद जो है वो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो अभी आपको पहले तो ये देखना है कि व्यवस्थापिका होती क्या है। व्यवस्थापिका क्या है? तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इतना तो आपको पता ही है कि व्यवस्थापिका जो होती है वो हमारे देश में कानून का निर्माण करती है। उसके बाद आता है दूसरा काम कार्यपालिका का। कार्यपालिका उन कानूनों को देश में लागू करती है और उनको अच्छे से लागू करने का काम करवाती है। और उसके बाद में सीधा नंबर आता है न्यायपालिका का, जो इन दोनों व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से अलग रहते हुए न्यायिक प्रक्रिया करती है, ताकि कोई भी संस्था अपने अधिकारों का आवश्यकता से अधिक उपयोग करके किसी के अधिकारों का हनन ना करे। तो इसलिए हमने ये चीज़ें देखी। अब सबसे पहले हम लेते हैं व्यवस्थापिका। तो देखिए, आप यहाँ पर व्यवस्थापिका में सबसे पहले पढ़ते हैं किसको? संसद को। तो भारत में सरकार को संविधान द्वारा केंद्र व राज्य 2 भागों में बांटा गया है, वो मैंने अभी आपको बता दिया। और राज्य में हम इसको किस नाम से जानते हैं? विधायिका। जबकि केंद्र में हम इसको किस नाम से जानते हैं? संसद के नाम से जानते हैं, या विधानमंडल इनको बोलते हैं हम राज्यों में। इसके बाद में आपका जो टॉपिक आता है उसको अपन कहते हैं केंद्र में व्यवस्थापिका, यानी कि संसद। तो आपको ये देखना है कि किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 79, ये वो आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है कि भारत संघ की एक संसद होगी
जिसका निर्माण अब देखिए किस तरह से इसका निर्माण होता है, यानी कि ये हो गया एक प्रकार से इसका गठन। तो गठन में हम लिख सकते हैं कि भारतीय संसद का गठन, जिसमें राष्ट्रपति प्लस संसद के दोनों सदनों का नाम लें तो अपन, एक तो होता है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ये तीनों मिलकर, ये दोनों सदन और एक राष्ट्रपति, ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संसद का। तो ये आपका एक नॉर्मल क्वेश्चन है। ये आता है कि भारत के अंदर संसद किस अनुच्छेद में लिखी हुई है और भारत में संसद का गठन किस प्रकार से होता है। तो ये आपके नॉर्मल बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ये आते हैं आपके। इसके बाद में आपका आता है, अभी हम संसद के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो संसद के बारे में डिस्कस करते समय हमको अब जिन दो चीज़ों को पढ़ना है वो है लोकसभा और राज्यसभा। तो देखिए सबसे पहले हमको पढ़ना है लोकसभा। पर हमें एक डिस्कस कर लेते हैं हम राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ये हमारी संसद है। क्या है ये? संसद के दो अंग हैं, पर ये अपने आप में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करते हैं और एक दूसरे से अलग अलग भी हैं। किस प्रकार से? तो देखिए, लोकसभा भारतीय संसद का प्रथम सदन है, जबकि राज्यसभा द्वितीय सदन है। ये ध्यान रखिएगा आप। ये वो गुड क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर गलतियाँ होती है। गलतियाँ होने का कारण क्या है कि अभी ये उल्टा हो जाएगा। देखिए, लोकसभा प्रथम सदन है, राज्यसभा द्वितीय सदन है। तो ये फर्स्ट और सेकंड की जब बारी आती है तो ये क्रम आ जाएगा। लेकिन जब बात आती है कि उच्च कौन सा है और निम्न कौन सा है, तो आप जब पढ़ेंगे तो प्रथम होगा वो उच्च होगा और सेकंड होगा वो निम्न होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ इसका बिल्कुल क्या है? उल्टा। राज्यसभा द्वितीय सदन होते हुए संसद का कौन सा सदन है? उच्च। और लोकसभा कौन सा है? निम्न। ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, ये और ये, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का और हम लोग वहाँ पर उलझ के रह जाते हैं। ये उलझना नहीं है हमको, कारण है उसका, इसको याद करना है आपको। क्योंकि देखो, लोकसभा और राज्यसभा, इसका एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखो, फर्स्ट और सेकंड ये काउंटिंग है, और काउंटिंग में यदि अपन ABCD लिखेंगे तो देखिए L M N O P Q और R, यानी कि आपका L पहले आ रहा है यानी कि लोकसभा, और R आ रहा है आपका बाद में यानी कि राज्यसभा। तो सीधी सी बात है, ये हो गया आपका फर्स्ट सदन और ये हो गया आपका सेकंड सदन। लेकिन जब अपन निम्न और उच्च की बात करेंगे तो बिल्कुल इसका क्या कर देंगे? उल्टा। ये आ जाएगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ। यहाँ जाने का मतलब ये नहीं है कि उच्च और निम्न करने के दौरान हम इसको प्रथम और इसको द्वितीय बना देंगे। जो प्रथम है वो हो जाएगा निम्न, जो द्वितीय है वो हो जाएगा उच्च। अब इसका मेन रीज़न ये होता है क्योंकि यहाँ पर सभी लोग विशेषज्ञ होते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और अपने अपने क्षेत्र में। फिर इनकी एज भी ज़्यादा होती है। यहाँ पर ज्वाइन करने वाले लोगों की एज कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए। यहाँ व्यक्ति शुरुआत में आ जाता है 25 साल की एज। यहाँ सारे मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं, यहाँ वो ज्वाइनिंग करे होते हैं। यहाँ ये समझ लीजिए, यहाँ सचिन तेंदुलकर है सीधा ही, और ये उसके सामने टीम में आया हुआ कोई नया कोई खिलाड़ी है जिसके तेंदुलकर फीवर हुआ करता था। तो उस तरह की स्थिति है। तो यहाँ पर जो लोग होते हैं वो ज़्यादा विशेषज्ञ नहीं होते, वो अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ ना होकर सामान्यज्ञ होते हैं, यानी कि वो सभी एक जैसे होते हैं लगभग। लेकिन यहाँ ये अपने अपने विषय के क्या होते हैं? पारंगत विधिवेत्ता होते हैं। इसीलिए इस सदन को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठ के आता है।
अब आप आइए लोकसभा के ऊपर। अब अपन पूरी तरह से एक सदन को पढ़ेंगे जिसका नाम है लोकसभा। देखिए, लोकसभा की यदि हम बात करें तो इसमें सीधा सीधा आपको निकाल के आएगा कि लोकसभा है क्या। तो पहले मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं कि लोकसभा भारतीय संसद का प्रथम सदन है, निम्न सदन है, और सबसे बड़ी बात यह है ये एक अस्थायी सदन है क्योंकि ये बदलता रहता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि वो कभी भी निश्चित नहीं होता। इसके बाद में आता है अब इसकी स्थिति की, इसमें सदस्य संख्या। अब लोकसभा के हम हर टॉपिक को एक के बाद एक क्लियर करेंगे। तो इसमें देखिए लोकसभा के अंदर सदस्य किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 47 में, उसके बाद में जब 1950 में बना हमारा संविधान, तो उस समय यहाँ पर सदस्य संख्या थी लगभग 500 ओनली। ठीक है, यानी कि ये बात हम कर रहे हैं 1950 के आसपास की। लेकिन इसके बाद में 87 में 1987 में राज्य पुनर्गठन जो हुए थे वो पूर्ण हो चुके थे, और उसके बाद में ये निश्चित कर दिया गया कि अब भारत की संसद के अंदर जो लोकसभा है उसके अंदर अधिकतम सदस्य संख्या 552 होगी। तो आपको दोनों ही चीजें क्लियर करनी है और उसका रीजन यहां से निकल के आता है, ये ध्यान रख लेना। 1987 के अंदर, ठीक है भाई, 552 हो गई। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये कहां से आते हैं, क्योंकि भारत के अंदर एक तो होता है राज्य होते हैं जिनको प्रदेश बोलते हैं अपन, जैसे राजस्थान वगैरह। राज्य जैसे राजस्थान की लोकसभा सीट, हरियाणा की, पंजाब की, गुजरात की, महाराष्ट्र की, तो उस सारे लोकसभा की सीटें अलग अलग होती हैं। जैसे राजस्थान की सीट कितनी है, लोकसभा सीट राजस्थान में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि राजस्थान में लोकसभा सीट कितनी है। वेट करूंगा मैं आप सभी का। तो देखिए, राजस्थान में या किसी भी राज्य से चुनी जाते हैं, और उसके बाद में आता है यूटी यानी अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। जस्ट लाइक दिल्ली, पांडिचेरी, दमन द्वीप, आपका हैदराबाद हो गया आपका, उसके बाद में आपका अभी जैसे नया आया है ये लद्दाख वगैरह, लद्दाख कश्मीर, ये भी यूटी गवर्नमेंट में आ गए अब। तो इन क्षेत्रों से भी चुना जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राज्यों से। तो राज्यों से चुने जाते हैं 500 कितने चुने जाते हैं, 530। ठीक है, उसके बाद में यूटी गवर्नमेंट से चुने जाते हैं कितने, 20। अब रह गए, मान लो भैया आप टोटल करोगे तो 30 और 20 कितने हो गए आपके, 50, 250, लेकिन 2 रह गए। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को, 2 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। मनोनीत करने का मतलब अपने मन से उनको ये पद वो देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहां पर आपको ये भी याद रखना है कि ये जो व्यक्ति होता है ये आंग्ल भारतीय होता है, यानी कि इसके मदर या फादर के अंदर में से, इन 2 व्यक्तियों के मदर या फादर में से कोई एक भारतीय नागरिक यानी भारतीय मूल का होना चाहिए, और एक कोई इंग्लैंड वगैरह के मूल का होना चाहिए, यानी कि वो आधा भारतीय हो, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उसको आंग्ल भारतीय बोलते हैं, और इस तरह से आपका क्लियर होगा। ठीक है भाई, तो ये आपका हुआ सदस्य संख्या। अब इसके बाद में अगला टॉपिक आपका आता है इसमें निर्वाचन। अगला टॉपिक आपका आएगा इसमें निर्वाचन। तो निर्वाचन में आप देखिए, आपको पता होगा कि देखो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। एक 1989
61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा भारत में वोट डालने वाले लोगों की जो एज निश्चित की गई थी वो कितनी कर दी गई थी? 18। यानी कि इससे पहले, इस स्थिति से पहले भारत के अंदर 61वें संविधान संशोधन से पहले जो विशेषाधिकार यानी कि अपने मूल अधिकार में जो राजनीतिक अधिकार हमारा है उसके लिए जो चेंजेज हुआ था उसमें हमारी पहले एज कितनी हुआ करती थी? 21, जो सन 1989 के बाद में कितनी हो गई थी? 18 साल। ये 61वां संविधान संशोधन हमारे किस में किया गया था? संविधान में किया गया था। तो आपको याद होना चाहिए। अब ये देखिए, निर्वाचन करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि लोकसभा का निर्वाचन भारत की जनता में जो लोग 18 साल की एज प्राप्त कर चुके हैं वो मिलकर वोटिंग करेंगे और उस वोटिंग के आधार पर, प्रत्यक्ष वोटिंग के आधार पर लोकसभा की सीटों का निर्धारण सीटों पर जीतने वाले व्यक्ति का निर्धारण किया जाता है। और वो सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? लोकसभा का निर्माण करते हैं। संसद के अंदर पहले सदन, प्रथम सदन, लोकसभा का निर्माण वो लोग करते हैं। तो ये हुआ उनका निर्वाचन। और निर्वाचन के बाद में ये आपको याद रखना है भाई, ये ध्यान रख लेना। अब इसमें एक और है, ये संविधान संशोधन अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना। 1988 में 21 और 1989 में 61 के अधीन, और ये लागू हुआ था 28 मार्च 1989 को। 28 मार्च 1989 को ये लागू हो गया था कि भारत में वोट देने वाले लोगों की कितनी होगी? 18 वर्ष की एज होनी चाहिए। तो ये आपका हुआ। इसके बाद में आता है आपके सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता में देखिए भाई, योग्यता में आपको पता है भारत का नागरिक हो, ठीक है, किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया ना बताया गया हो, इसके बाद में वो किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, और इसके बाद में लास्ट जो है कि उसकी एज यानी कि उसकी आयु कितनी होनी चाहिए भाई? कितनी होनी चाहिए आयु? 25 ईयर। यह आपको याद रखना है कि उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल की होनी चाहिए। 25 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता। सॉरी, ये 25 साल से ज़्यादा का 25 साल से ज़्यादा का हो सकता है, लेकिन 25 साल से कम का कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये उसकी कुछ योग्यताएं। हालांकि आपकी बुक में योग्यता नाम से दिया हुआ है, लेकिन इसको योग्यता ना बोलकर हम बोलते हैं अहर्ता, क्योंकि योग्यताएं वो होती हैं जो आपने जन्मजात हासिल की है। जस्ट लाइक कोई SC का, ST का, किसी धर्म विशेष में आप जन्म लिए तो वो, और उसके बाद में जो भी आप अर्जित करते हैं अपनी, जस्ट लाइक भारत की नागरिकता आपकी जन्मजात हो सकती है, लेकिन आप पागल या दिवालिया नहीं है, ये आप अर्जित करोगे। आप किसी सरकारी लाभ के पद पर हो या नहीं, आप अर्जित करोगे। आयु आप अर्जित करते हैं, अपने आप नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें देख रहे, तो इनको अहर्ता में लिया जाता है, लेकिन अभी आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। इसके बाद में आता है आपका कार्यकाल। कार्यकाल में देखिए, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो अधिकतम 5 वर्ष का होता है, अधिकतम। परंतु प्रधानमंत्री के कहने पर या उसके द्वारा दिए गए शपथ या घोषणा पत्र के द्वारा राष्ट्रपति इसे यानी कि लोकसभा को अपना कार्यकाल यानी कि 5 वर्ष पूर्ण करने से पहले भी क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको। और ऐसा भारत में अब तक 9 बार हो चुका है। कितनी बार? 9 बार हो चुका है।
9 बार हो चुका है, ध्यान रखना इस बात को। आगे आपको ये जज करना है कि अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भारत में वो सरकार जो सबसे कम दिन के लिए टिकी थी, कमेंट बॉक्स में इसका आपको उत्तर देना है। अभी के लिए इतना ही, अगला सेशन हम शुरू करेंगे। इसके बाद में चलो, इसमें एक आपका टॉपिक रह गया, इसमें अधिवेशन, इसको इसी के साथ क्लियर कर लेते हैं। देखो अधिवेशन क्या होता है। अधिवेशन, अधिवेशन क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है ना। अधिवेशन में आपको ये देखना है, अधिवेशन का मतलब एक्चुअल में होता है क्या, बैठक। यानी कि संसद अपनी बैठक किस तरह से यूज करेगी। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि संसद अपनी बैठक करेगी, तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, भारत के इसका जो अनुच्छेद है 85, भारत के संविधान में अनुच्छेद 85 के अंदर यह दिया हुआ है कि संसद के किसी भी सदन की बैठक राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाई जाती है और राष्ट्रपति उसको क्या करेगा, भंग करेगा। मगर एक शर्त है कि 2 बैठक के मध्य कितना, 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं हो। ये बात ध्यान रखने योग्य है। तो मैंने आपसे 2 क्वेश्चन करे हैं, उन 2 क्वेश्चनों का आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है और यहाँ तक कि आप प्रिपरेशन कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। और भूलिएगा नहीं, RSC परिवार के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।